हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जो टॉपिक सीखने वाले वो टॉपिक का नाम है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। और डेफिनाइट इंटीग्रेशन में जो टॉपिक सीखेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डेफिनाइट इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं होते, उसके लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। बोर्ड में कंपलसरी क्वेश्चन जैसा इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। समझ में आ गया ना? तो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। समझ में आ रहा है? अच्छा, प्रॉपर्टी यूज करने के लिए आप लोग को पहला क्या पता होना चाहिए? प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो सब में पहला समझ लेते भाई डेफिनाइट इंटीग्रेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, फिर वही प्रॉपर्टी के बेसिस में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि प्रॉपर्टी का सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। समझते हैं आज का लेक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर 1। तो प्रॉपर्टी यूज करने के लिए आप लोग को प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। टोटल डेफिनाइट इंटीग्रेशन में कितनी प्रॉपर्टी है? तो टोटल 8 प्रॉपर्टी है डेफिनाइट इंटीग्रेशन में, जो आपको सीखना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो बात करता हूं प्रॉपर्टी नंबर 1 की। ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलती है अगर इंटीग्रेशन a टू a f ऑफ x dx है। ध्यान से देखो, डेफिनाइट इंटीग्रेशन ना, इंटीग्रेशन में नहीं, प्रॉपर्टी है डेफिनाइट। डेफिनाइट बोले तो जिसमें लिमिट्स होता है। तो ध्यान से देखो प्रॉपर्टी क्या बोलती है। अच्छा, प्रॉपर्टी बोले तो क्या पता है ना, प्रॉपर्टी हमेशा आप लोगों का काम आसान करती है। खाली डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे मैथमेटिक्स में प्रॉपर्टी जब भी आती है काई के लिए, काम आसान करने के लिए। ध्यान से देखो प्रॉपर्टी क्या बोलती है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में सीख रहे प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल कितनी प्रॉपर्टी है? तो भाई 8 प्रॉपर्टी है। मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर 1 की। प्रॉपर्टी नंबर 1 ध्यान से देखो क्या बोलती है पता है क्या? अगर आपको इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो जिसका लिमिट a टू a बोले तो कांस्टेंट आप लोग पकड़ सकते हो। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, पाई हो सकता है, 3 हो सकता है। अगर आपको कोई ऐसा इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है जिसका दोनों लिमिट सेम है, तो प्रॉपर्टी बोलती है क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, डायरेक्ट इसका आंसर लिखने का 0। याद रहेगा, ये है आपकी प्रॉपर्टी। मैंने बोला ना प्रॉपर्टी क्या करेगी, काम आसान करेगी। अगर आप कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करो जिसमें लिमिट्स दिया, अगर दोनों लिमिट सेम है, सॉल्व मत करो, डायरेक्ट आंसर 0 लिखो, क्योंकि आप लोग इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर 0 ही आएगा। क्यों? सपोज आपने इसका इंटीग्रेशन निकाल लिया, समझ में आ गया? कितना भी हार्ड जान लेते, इसका इंटीग्रेशन निकाल दिया, अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करते। तरीका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अभी अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों सेम है, बीच में माइनस है, डेफिनेटली आंसर क्या आएगा? 0। तो सॉल्व करके लिमिट्स पुटअप करके 0 बताने से अच्छा प्रॉपर्टी ने अपना काम आसान करी। तो याद रहेगा प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर इंटीग्रेशन है दोनों का लिमिट सेम है, सॉल्व मत करो, डायरेक्ट आंसर क्या लिखो? 0 लिखो। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। टोटल 8 प्रॉपर्टी है। ये पहली प्रॉपर्टी की मैंने बात कर लिया। अब मैं जंप कर रहा हूं सेकेंड प्रॉपर्टी। ध्यान से देखो, बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलते पता है ना? अगर आपका इंटीग्रेशन ऐसा, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx। नॉर्मली ये क्या पता है ना, लिमिट से, ये क्या है? लोअर लिमिट है, ये क्या है? अपर लिमिट है। और आप देखोगे ना ज्यादातर सम्स में क्या होता है पता है ना, हमेशा ज्यादातर ऐसा ही होता है, जो लोअर लिमिट होता है ना वो कम वैल्यू का होता है एज कंपेयर टू अपर लिमिट। लेकिन कभी कभी उल्टा जाएगा। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा पता है, तुम्हारा ज्यादा रहेगा, अपर लिमिट क्या रहेगा? कम रहेगा। तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी में फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप लोग लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। देखो इधर लिमिट्स क्या है पता है ना, a टू b, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है। देखो मैंने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दिया, लोअर लिमिट b हो गया, अपर लिमिट a हो गया। तो प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन में फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। खाली कंडीशन क्या पता है ना आपको, साइन ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने का। अगर प्लस है तो माइनस करो, और लिमिट्स क्या करो पता है क्या? चेंज कर दो। इससे क्वेश्चन का मीनिंग चेंज नहीं होता। मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। एग्जांपल, देखो आपको क्वेश्चन ऐसा आया है, इंटीग्रेशन 1 टू -1, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट -1 है। अच्छा, आप लोग ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लिमिट चेंज करना है तो फैसिलिटी अवेलेबल है। मैं लिमिट चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखो, -1 और 1 f ऑफ x dx। लेकिन अगर आप लोग लिमिट चेंज कर रहे हो तो एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता है। क्या पता है ना, साइन ऑफ इंटीग्रेशन चेंज, इसका साइन प्लस है तो इधर माइनस। समझ में आ गया?
तो ये है अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी। आप लोग लिमिट्स को चेंज कर सकते हो, बस खाली एडजस्टमेंट के तौर पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ गया? अभी अपन क्या कर रहे हैं पता है ना, प्रॉपर्टी समझ रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, फिर नेक्स्ट अपना वीडियो क्या रहेगा पता है ना, सम्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी। तो ये सारी प्रॉपर्टी को अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे सम्स में। तो आप ध्यान से देखो, तो जब मैं प्रॉपर्टी वीडियो जब मैं सम्स में क्या करूंगा पता है ना, प्रॉपर्टी यूज करूंगा ना, तो आपको पता होना चाहिए हाँ भाई सर ने ये प्रॉपर्टी बताए थे तो ये प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। समझ में आ गया? बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की। ध्यान से देखो, समझ लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलती है, ध्यान से देखो। अगर आपका इंटीग्रेशन a to b f of x dx है, इंटीग्रेशन a to b f of x dx है, आप लोग इसको इस तरह से लिख सकते हो a to b f of t dt। समझ में आ गया? ये दोनों इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा पता है क्या, सेम आएगा। अब ये दोनों इंटीग्रेशन बोले तो ध्यान से देखो, अगर कोई दो इंटीग्रेशन है, दोनों का लिमिट सेम है, समझ में आ गया ना, कोई दो इंटीग्रेशन है, प्रॉपर्टी नंबर 3 समझो, दो इंटीग्रेशन है, दोनों का लिमिट सेम है, दोनों का फंक्शन भी सेम है, खाली क्या चेंज हो रहा है, वेरिएबल। दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों का क्या है, वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो दोनों का आंसर क्या आएगा पता है क्या, सेम ही आएगा। तो इंटीग्रेशन a to b f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b f of t dt। ये दोनों इंटीग्रेशन का आंसर सेम आएगा क्योंकि दोनों का लिमिट सेम है और दोनों का फंक्शन भी सेम है। आप बोलोगे ना सर अलग है, फंक्शन ऑफ x है फंक्शन ऑफ t नहीं, फंक्शन सेम है, वेरिएबल चेंज हो रहा है। मैं एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखो। 0 to 1 x square dx, आप लोग इसको सॉल्व करो और फिर आप लोग इसको सॉल्व करो 0 to 1 t square dt, और आप लोग क्या देखोगे पता है क्या, ये दोनों का आंसर क्या आने वाला है पता है क्या, सेम ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इंटीग्रेशन का लिमिट सेम है, दोनों का फंक्शन भी सेम है, स्क्वायर और स्क्वायर, खाली क्या चेंज हो रहा है, वेरिएबल। वही तो ये बोल रहा है, दोनों का लिमिट सेम है, दोनों का फंक्शन सेम है, खाली वेरिएबल चेंज होने से आंसर चेंज नहीं होता है। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। तो अगर कोई दो इंटीग्रेशन है, लिमिट सेम है, फंक्शन भी सेम है, तो दोनों का आंसर क्या आ सकता है, आ सकता है नहीं, दोनों का आंसर सेम आता है। ध्यान से देखो फिर। हाँ, अगर कोई ऐसा होता टी क्यूब, भाई ये स्क्वायर का फंक्शन, ये क्यूब का फंक्शन है, दोनों का आंसर क्या आएगा पता है क्या, अलग आएगा। समझ में आ रहा है? पक्का याद रहेगा। तो ये काम कभी आता है पता है क्या, ध्यान से देखो ना। अगर मैंने ना ये क्वेश्चन को आई बोला, इंटीग्रेशन 0 to 1 x square dx आई है, मैंने सॉल्व कर दिया 0 to 1 t square dt, तो मैं इसको भी क्या बोल सकता हूं पता है क्या, आई बोल सकता हूं। याद रहेगा ना, क्योंकि ये दोनों का आंसर तो क्या आने वाला है, सेम। ये दोनों इंटीग्रेशन सेम ही है। ये है तुम्हारी प्रॉपर्टी नंबर 3। अगर कोई दो इंटीग्रेशन है, दोनों का लिमिट सेम है, दोनों का फंक्शन भी सेम है, वेरिएबल चेंज हो रहा है तो आंसर चेंज नहीं होता, वो दोनों इंटीग्रेशन सेम ही है, दोनों का आंसर सेम ही आता है। ये है प्रॉपर्टी नंबर 3। याद रहेगा ना, टोटल कितनी प्रॉपर्टी है, तो भाई 8 प्रॉपर्टी है। कितनी प्रॉपर्टी समझे, 3 प्रॉपर्टी समझे। मैं बात कर रहा हूं 4th प्रॉपर्टी की, ध्यान दें। समझते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलते हैं पता है क्या, अगर आपका इंटीग्रेशन a to c f of x dx है, फंक्शन कुछ भी रहने दो, लिमिट से a to c, a c बोले तो कोई कांस्टेंट होगा प्लीज, 0 to 2 पाई हो सकता है, 1 to 5 हो सकता है, कुछ भी, a भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है। अगर आपका लिमिट a to c f of x dx है, तो आप लोग ये इंटीग्रेशन को ये फॉर्म में लिख सकते हो, इससे क्वेश्चन का मीनिंग चेंज नहीं होगा। ये बोलता है प्रॉपर्टी नंबर 4। तो भाई ये इंटीग्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, तो भाई ये जो इंटीग्रेशन है मेन, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। कैसे, a to b f of x dx प्लस b to c f of x dx। समझ में आ गया ना, a to b, b to c। देखो फाइनल लिमिट क्या है, ac है ना फाइनल लिमिट, समझ में आ गया ना। बस a और c को अपन ब्रेक कर रहे हैं b से, समझ में आ गया। तो भाई a c है ना, तो a और c को अपन ब्रेक कर रहे हैं, a to b और b to c, और दोनों को ऐड करेंगे तो यही आएगा a to c। समझ में आ गया। बस एक कंडीशन है, बीच में ये जो आप यूज करोगे ना, वो a और c के बीच में ही आना चाहिए, प्लीज याद रहेगा। मैं एक एग्जांपल लूंगा ना तो अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखो एग्जांपल, 0 to 2 pi f of x dx है, तो आप लोग ये इंटीग्रेशन को अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 4 कैसे लिख सकते हो पता है क्या, मेरे को बताओ। 0 to 2 pi के बीच में पाई आता है ना, 0 और 2 pi के बीच में पाई आता है, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, 0 to pi f of x dx प्लस pi to 2 pi f of x dx। समझ में आ गया।
पक्का याद रहेगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 को आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, A to C रहेगा, A to B और B to C। इन दोनों को आप लोग ऐड करोगे ना, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, ऐड करो, आंसर यही आने वाला है। समझ में आ गया? ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4। अच्छा, आप लोग टेंशन लो मत प्लीज, ये प्रॉपर्टी हमको कैसे समझ में आएगी, कब इस्तेमाल करना, जब सम स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को सारी प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ जाएगी। भाई ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने का, इधर ये प्रॉपर्टी यूज होगी, तो उसका टेंशन नहीं है। खाली आप लोग ध्यान से देखो कि भाई ये प्रॉपर्टी अपने पास अवेलेबल है, ताकि जब मैं सम में यूज करूंगा तो आपको पता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये प्रॉपर्टी आई कहां से। समझ में आ रहा है ना? आपको पता होना चाहिए। तो भाई टोटल 8 है, 8 में से 4 हो गई। बात कर रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर 5 की, ध्यान से देखो, समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 होती है, अगर आपको क्वेश्चन ये फॉर्म में दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन 0 to 2a f of x dx, 0 to 2a f of x dx, तो उसको आप लोग इस तरह से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, जिससे क्वेश्चन का मीनिंग चेंज ना हो। लेकिन याद रखो प्रॉपर्टी नंबर 5 बोलती है क्वेश्चन ये फॉर्म में होना चाहिए, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2, a कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 2 होना चाहिए, f of x dx। लिखने का तरीका समझ लो, 0 to a लिखने का, a यहां से मिल जाएगा, जो फंक्शन है वो वही लिखने का, प्लस वापस 0 to a लिखने का। लेकिन अभी क्या करने का पता है क्या, फंक्शन में जिधर भी x है ना, उधर 2a माइनस x लिखने का। समझ में आ गया? तो इस तरह से लिखो, आपका क्वेश्चन का मीनिंग चेंज नहीं होगा। मैं एग्जांपल लू तो एग्जांपल 0 to 2 पाई sin x dx से ध्यान से देखो, मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं। 0 to 2 पाई sin x dx, तो ध्यान से देखो, कंपेयर करो, ये वाली प्रॉपर्टी के फॉर्म में है, हाँ भाई है, 0 है, 2a क्या है अपना पाई है, तो लिखने का तरीका 0 to पाई, सही है ना, 0 to a लिखो, a अपना पाई है, 0 to पाई, और जो फंक्शन दिया वो फंक्शन लिखो। अपना फंक्शन क्या है, sin x dx। समझ में आ गया? बीच में कौन सा साइन है, प्लस। वापस लिमिट्स देखो क्या है, लिमिट से 0 to a अपना a क्या है, तो 0 to पाई। समझ में आ गया ना? अच्छा, अभी क्या लिखने का पता है ना, फंक्शन लिखने का नहीं है, फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करने का। फंक्शन में जिधर भी x है उधर 2a माइनस x डालने का। अपना 2a क्या है पता है ना, 2 पाई, a अपना पाई है, तो 2a क्या हो जाएगा, 2 पाई। तो फंक्शन में जिधर भी x है, अपने फंक्शन में इधर x है ना, ये x है, तो आएगा 2a माइनस x dx। समझ में आ गया? तो ये है आप लोगों की प्रॉपर्टी नंबर 5। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है तो आप लोग इसको इस तरह से लिख के सॉल्व कर सकते हो, जिससे क्वेश्चन का मीनिंग चेंज नहीं होता है। समझ में आ गया? मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर 6 की। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 6 आप जरा ध्यान से देखना, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं टोटल 8 प्रॉपर्टी पे है ना, 8 प्रॉपर्टी में सब में ज्यादा जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है वो प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7 जो अभी मैं बता रहा हूं। तो आप लोग ध्यान से देखो प्लीज, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन प्रॉपर्टी के आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, 10 में से 8 क्वेश्चन सॉल्व होंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7 से। ध्यान से देखो प्रॉपर्टी नंबर 6, समझ लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 बोलती है, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा लिमिट्स a to b f of x dx है, आपको ऐसा दिया, आपको इसको सॉल्व करने का, नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बोलती है a to b f of x है ना, आप लोग इसको ऐसा लिखो, a to b लिमिट सेम रखने का, लेकिन जिधर भी फंक्शन में x है ना, उधर एडिशन ऑफ लिमिट माइनस x कर देने का। समझ में आ रहा है? a to b वैसे ही रखने का, लेकिन फंक्शन में जिधर भी x है उधर एडिशन ऑफ लिमिट माइनस x कर देने का। इससे क्वेश्चन का मीनिंग चेंज नहीं होगा और सब इजीली सॉल्व हो जाता है। मैं एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखो प्लीज। अगर आपको दिया हुआ है 1 2 3 x स्क्वायर dx, एग्जाम्पल, समझ में आ गया? अब इसको आप लोग को क्या करने का, ये प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखने का है, तो प्रॉपर्टी बोलती है लिमिट्स वैसे लिखो 1 2 3, सही है ना। फंक्शन में जिधर भी x है उधर एडिशन ऑफ लिमिट कर दो। देखो x है ना, x के जगह पे एडिशन ऑफ लिमिट माइनस x बोले तो 1 + 3 माइनस x द होल स्क्वायर dx। प्लीज मैंने खाली आपको ना ये लिखने का तरीका बता दिया, अब इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे वो सब बात की बात है। आप लोग समझो प्रॉपर्टी नंबर 6 बोलती क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 6 बोलती है, अगर आपका इंटीग्रेशन a to b f of x dx है, तो आप लोग इसको कैसे लिख सकते हो, a to b लिखने का, लेकिन फंक्शन में जिधर भी x है उधर एडिशन ऑफ लिमिट करने का माइनस x। फंक्शन में जिधर भी x है उधर एडिशन ऑफ लिमिट माइनस x कर देने का, तो x के जगह पे ये आ जाएगा। समझ में आ गया? ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6। कुछ इसी तरह से दिखाई देती है प्रॉपर्टी नंबर 7। ध्यान से देखो, 6 और 7 दो प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर 7।
देखो मैंने साथ में क्यों लिखा पता है ना, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी लगभग सेम ही है, प्रॉपर्टी नंबर 6 और प्रॉपर्टी नंबर 7। खाली फर्क क्या है पता है ना, इसमें लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी। इधर लोअर लिमिट क्या होता है, 0। प्रॉपर्टी नंबर 7 में कंपलसरी लोअर लिमिट क्या होना चाहिए, 0। अगर आपकी लिमिट ऐसी है 0 to f of x dx, तो प्रॉपर्टी बोलती है लिमिट सेम रखने का, लेकिन फंक्शन में जिधर भी x है उधर एडिशन ऑफ लिमिट कर दो ना। एडिशन ऑफ लिमिट करोगे तो 0 प्लस ए कितना होगा, a माइनस एक्स। समझ में आ गया ना। तो ये भी लगभग ऐसी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 7। लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 7 कब इस्तेमाल करने का, जब लोअर लिमिट क्या होगी, 0। और ये है प्रॉपर्टी नंबर 6, a to b रहा, दोनों एक ही है। समझ में आ गया ना। ये 0 to है तो प्रॉपर्टी नंबर 7 देखो ना, एडिशन ऑफ लिमिट ही है, 0 प्लस ए कितना होता है, a होता है, तो a माइनस एक्स कर देते हैं। इसका अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो अगर 0 to π/2 मेरे को दिया हुआ एग्जांपल sin स्क्वायर x dx, तो ये अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 7 लोअर लिमिट 0 होना चाहिए है, अपर लिमिट कुछ भी रहो टेंशन नहीं, लिमिट वैसे ही रखते हैं। लेकिन फंक्शन में जिधर भी x है उधर क्या किया जाता है, 0 प्लस ए बोले तो a माइनस एक्स dx। समझ में आ गया। तो ये है आप लोग की प्रॉपर्टी नंबर 6 और प्रॉपर्टी नंबर 7। ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ये दो ही प्रॉपर्टी से सॉल्व होते हैं। समझ में आ गया। एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है प्रॉपर्टी नंबर 8, उसका कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दो ना, थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है इसके ऊपर। प्रॉपर्टी नंबर 8 बोलती है अगर आपको इस तरह से इंटीग्रेशन आया है जिसका लोअर लिमिट माइनस है, अपर लिमिट ए है। अच्छा अब ध्यान से देखो, आपको पता है ना अगर दोनों लिमिट सेम होता तो सॉल्व करने की जरूरत है, डायरेक्ट आंसर 0। प्रॉपर्टी नंबर 1 दोनों लिमिट सेम होता है, लेकिन इधर दोनों लिमिट सेम नहीं है, सेम है लेकिन प्लस माइनस का फर्क है। तो अगर ऐसा है तो आप ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा सब में पहली बात, एक ऑप्शन है आप लोग के पास, आप लोग इसका इंटीग्रेशन निकालो, नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लो। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी यूज करने की तो प्रॉपर्टी देखो कैसी होती है। याद रखो प्रॉपर्टी नंबर 1 अलग है या प्रॉपर्टी नंबर 8 अलग है। प्रॉपर्टी नंबर 1 में दोनों लिमिट सेम, इसमें देखो ए है लेकिन इधर ऊपर ए है नीचे माइनस है, साइन का डिफरेंस है तो अलग है। अगर ऊपर और नीचे साइन वाला डिफरेंस लिमिट है तो वो प्रॉपर्टी नंबर 8 होती है। ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब भी प्रॉपर्टी नंबर 8 कब सॉल्व करने का, जब दोनों लिमिट सेम है, खाली प्लस माइनस का फर्क है। प्रॉपर्टी नंबर 8 लोअर लिमिट माइनस वाला होना चाहिए, अपर लिमिट प्लस वाला होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करने का तो क्या करना पड़ता है पता है क्या, ये फंक्शन को पकड़ना पड़ता है और चेक करना पड़ता है ये जो फंक्शन है वो इवन है या ऑड है। याद रहेगा। प्रॉपर्टी नंबर थोड़ा सा 8 अलग है। पहली बात समझो कब इस्तेमाल करते हैं, कब, जब दोनों लिमिट सेम होगी लेकिन साइन का डिफरेंस होना चाहिए, ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस। अगर ऐसा है तो प्रॉपर्टी नंबर 8 इस्तेमाल कर सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 8 कैसे इस्तेमाल करोगे, तो प्रॉपर्टी नंबर 8 इस्तेमाल करने का तरीका है, आप लोग ये फंक्शन को पकड़ो और चेक करो ये फंक्शन इवन है या ऑड है। आप लोग ने फंक्शन को पकड़ा और फंक्शन को चेक किया, ये फंक्शन निकल गया ऑड। क्या निकल गया, ऑड। ध्यान से सुनो, अगर फंक्शन चेक करने के बाद ऑड निकल गया तो ये इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं करने का, डायरेक्ट इसका आंसर लिखने का 0। क्यों, इफ फंक्शन इज ऑड। याद रहेगा, बहुत आसान है। अगर आपको प्रॉपर्टी नंबर 8 यूज करने का, दोनों लिमिट सेम है, प्लस माइनस का फर्क, नीचे माइनस ऊपर प्लस वाला है, फंक्शन को पकड़ो और चेक करो इवन है क्या ऑड है। अगर ये फंक्शन ऑड निकल गया, फंक्शन अगर ऑड है तो इसको सॉल्व नहीं करने का, डायरेक्ट आंसर लिखने का 0। लेकिन अगर ये फंक्शन इवन निकल गया, इवन आ रहा है, ये फंक्शन आप लोग ने चेक किया ये फंक्शन इवन है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके सॉल्व करना पड़ता है। कैसे मॉडिफाई करते हैं, तो लोअर लिमिट जो नेगेटिव था वो 0 हो जाता, अपर लिमिट सेम होता है, बाहर 2 लिखना पड़ता है और जो फंक्शन है वो dx। ये कब करने का, अगर तुम्हारा फंक्शन क्या निकल गया, इवन। याद रहेगा प्लीज। प्रॉपर्टी नंबर 8 समझ लो। सब में पहला काम क्या करने का, फंक्शन पकड़ने का और चेक करने का फंक्शन इवन है क्या ऑड है। अगर फंक्शन इवन निकल गया तो इस तरह से सॉल्व करते हैं, मॉडिफाई करना पड़ता है इवन के लिए, 0 लिखना पड़ता है, अपर लिमिट से बाहर 2 जो फंक्शन है वो। लेकिन अगर ये फंक्शन ऑड है तो सॉल्व करने की जरूरत है, डायरेक्ट आंसर क्या लिखा जाता है, 0। समझ में आ गया। ये है आप लोगों की प्रॉपर्टी नंबर 8। बस एक क्वेश्चन बच्चों लोग के माइंड में आना चाहिए, भाई हमको नंबर्स पहचानने आते हैं इवन है या ऑड है, फंक्शन को कैसे पहचानने का, भाई ये फंक्शन इवन है क्या ऑड है। तो मैं थोड़ा सा तरीका बता देता हूं, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड। अब ध्यान से देखो इवन ऑड का कंसेप्ट।
इवन ऑड कंसेप्ट के बारे में ध्यान से देखो। अगर आपको यह फंक्शन दिया गया है, समझ में आ गया, आपको यह फंक्शन दिया गया है और आपको पहचानने का है भी ये फंक्शन इवन है क्या ऑड है, तो आप लोग क्या करो पता है क्या, फटाक से एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट कर लो। कैसे फाइंड आउट करोगे, जिधर भी एक्स है उधर माइनस एक्स डाल दो। मैं एग्जांपल भी ले लेता हूं साइड में। देखो एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, मेरे को पता करने का ये जो फंक्शन एक्स स्क्वायर है वो इवन है या ऑड है, तो मैं क्या करूंगा पता है, एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट करूंगा। कैसे, एक्स के जगह पे माइनस एक्स डालूंगा। ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट चीज है, माइनस एक्स डालूंगा। अच्छा मेरे को बताओ माइनस एक्स द होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। समझ में आ गया ना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया मैंने। देखो ये तो मेरे पास अभी एफ ऑफ एक्स का आंसर भी एफ ऑफ माइनस एक्स का भी आंसर है। तरीका समझ लो, अगर मेरे को ये फंक्शन चेक करने का इवन है कि ऑड है, आप लोग एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट करो, एफ ऑफ माइनस एक्स का भी कुछ ना कुछ आंसर आएगा, फिर चेक करो। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स का जो आंसर है वो सेम एफ ऑफ एक्स है, बोले तो जो एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर अपन ने सॉल्व किया सिंप्लीफाई करके, वो आंसर सेम एफ ऑफ एक्स जैसा है, तो फंक्शन तुम्हारा इवन है। समझ में आ गया। अगर आप लोग का एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर सेम वैसे ही है, खाली बाहर माइनस है, तो फंक्शन आप लोगों का क्या है, ऑड है। याद रहेगा। तो ध्यान से देखो, ये फंक्शन था, आप लोग को चेक करने का था ये इवन है क्या ऑड है। मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट किया, एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर एक्स स्क्वायर आया, तो सेम इसके जैसा आया ना, एक्स स्क्वायर का सेम इसके जैसा आया फंक्शन का, तो ये जो फंक्शन है वो इवन है। अगर सेम वैसे ही आएगा बाहर माइनस, तो क्या होगा, ऑड। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ध्यान से देखो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये फंक्शन भाई इवन है। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर सेम ऐसा है। इसकी मैं बात करता हूं, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, मैं एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि चेक करने का मेरे को इवन है या ऑड है, तो मैं क्या करूंगा पता है ना, साइन माइनस एक्स। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो, एफ ऑफ माइनस एक्स, तो साइन माइनस एक्स कितना होता है पता है ना, माइनस साइन एक्स। अच्छा अब ध्यान से देखो ना, एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर सेम एफ ऑफ एक्स है, खाली बाहर माइनस है, तो फंक्शन इज ऑड। समझ में आ गया। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट करने के बाद सेम एफ ऑफ एक्स आता है तो इवन, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स सॉल्व करने के बाद सेम एफ ऑफ एक्स आता है खाली बाहर माइनस, तो ऑड। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं प्लीज। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स दिया हुआ है, चेक करने का इवन है क्या ऑड। एफ ऑफ मैंने माइनस एक्स फाइंड आउट कर लिया, क्या होगा मेरे को बताओ, ई रेज टू माइनस एक्स। अब मेरे को बताओ ये क्या है, इवन है क्या ऑड है। अच्छा अभी कुछ का बच्चे क्या बोलते हैं पता है क्या, ये माइनस एक्स आ गया ना, तो भाई उन लोग बोलते हैं क्या ऑड है। कुछ बच्चे बोलते नहीं, इधर माइनस नहीं है तो इवन है, प्रॉब्लम है। देखो अगर एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर सेम ऐसा आता, सेम ऐसा ही, तो इवन होता। अपना ऐसा आया है क्या, नहीं आया। देखो ना, एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर सेम ऐसा आना चाहिए था, तो इवन होता। अपना ऐसा है नहीं, तो ये फंक्शन इवन नहीं है। अच्छा ऑड कब होता पता है क्या, जब अपना एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर सेम ऐसा आता, बाहर माइनस होता, तो ऑड होता। ऐसा भी है कि अपना नहीं है। तो प्लीज ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। समझ में आ गया। तो प्लीज ऐसा नहीं है कि अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है तो हमेशा इवन या ऑड होगा, नहीं, तीन पॉसिबिलिटी आ सकती है। अगर आप फंक्शन को चेक करेंगे, फंक्शन या तो इवन हो सकता है, या तो ऑड हो सकता है, या तो नाइदर इवन नॉर ऑड भी हो सकता है। समझ में आ गया। इवन कब होगा, जब एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर सेम एफ ऑफ एक्स जैसा आएगा। ऑड कब होगा, जब एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर सेम एफ ऑफ एक्स आएगा, बाहर माइनस। और नाइदर इवन नॉर ऑड, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, जैसे ये केस में, तो फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। तो ध्यान से देखो, आपको अगर प्रॉपर्टी नंबर 8 है, ऊपर दोनों लिमिट सेम है, प्लस माइनस का फर्क है, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला प्लस, तो फंक्शन पकड़ के चेक करने का इवन है क्या ऑड है। ऑड निकल गया तो डायरेक्ट जीरो लिखो, इवन निकल गया तो इस तरह से मॉडिफाई करो। अगर नाइदर इवन नॉर ऑड निकल गया तो ना तो इवन है ना तो ऑड है। अगर इवन ऑड नहीं है तो मैं इस तरह से सॉल्व ही नहीं कर सकता ना। तो अगर नाइदर इवन नॉर ऑड है तो नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा और ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये मैं कब इस्तेमाल कर सकता हूं, जब फंक्शन इवन या ऑड है। अगर ना तो इवन है ना तो ऑड है तो ये इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो चुपचाप फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालो, उसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो। प्रॉपर्टी होती है काम आसान करने के लिए, लेकिन इवन ऑड नहीं है तो प्रॉपर्टी यूज ही नहीं कर सकते, तो नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा।
रहेगा। समझ में आ गया? तो ये था हमारा लेक्चर आज का प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल के ऊपर। समझ में आ गया? टोटल कितनी प्रॉपर्टी है? तो भाई 8 प्रॉपर्टी है डेफिनाइट इंटीग्रल की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सम्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। कंपल्सरी क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल के ऊपर। समझ में आ गया? 8 प्रॉपर्टी आप लोग ये अच्छे से करना ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया रहेगा। थैंक यू वेरी मच।